हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मज़े में होंगे। सब लोग जो है वो 2020 की जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, पार्टीज़ वगैरह की भी प्रिपरेशन हो रहे होंगे। खैर ठीक है वो सारी चीज़ें, लेकिन आप बेस्ट थिंग ये है कि आपको 2020 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स से सिलेबस रिड्यूस मिल गए, डिलीटेड मिल गए। वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपको अब ज़्यादा चीज़ें नहीं प्रिपेयर करनी है, कम चीज़ों को ज़्यादा प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो सारे लिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिसमें टाइम लगता है, उन सब चीज़ों में प्रैक्टिस कितना आप प्रैक्टिस कर लें कम है। जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कम है। जितने भी सैम्पल पेपर आए हुए हैं मार्केट में, जो है, जो आपके पास है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है वो फिंगर टिप्स पे अगर जिस दिन आप ये आ गए उस दिन तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है। और जो एग्ज़ामिनर होता है, अब दोबारा मैं एक चीज़ और रिपीट कर दूं कि जो एग्ज़ामिनर होता है उसको ना तो आपसे कोई दुश्मनी है कि मैंने पेपर टफ बनाना है। भाई डीएससी वाले या सनराइज़ वाले जो है वो पेपर दे रहे हैं, बहुत मुश्किल पेपर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पैटर्न देखता है कि पीछे के पैटर्न में, 10 साल के पैटर्न में या 20 साल के पैटर्न में कौन से क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, वही चीज़ें वो उठा के देता है। बस क्वेश्चन को अगर पूछा गया है व्हाट इज़ इम्यूनिटी या व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर, इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो जो है उसको घुमा करके फंक्शन पूछ सकता है या फिर उसका फिगर बनाने को पूछ सकता है ना। तो सारी चीज़ें वही आती हैं, बस आपके क्वेश्चन जो है वो घुमा के होते हैं और आपको बस ये प्रिपेयर करना है कि किस तरीके, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको मैंने पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी आपकी की पॉइंट है। अगर आपकी वो तैयार है, एक एक लाइन आपको माइंड में है आपके कि कौन से पेज पे कौन सी लाइन का आंसर किस पेज पे है, तो आप समझ लें आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें 1-2 नंबर कम भी आ जा रहा है तो कोई मसला नहीं है। ठीक, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। ये जस्ट ये था कि आपका प्रैक्टिस सेट था कि आप 3 घंटे बैठ करके किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपको खुद पता चल गया होगा कि आप किस लेवल में। अपना लेवल ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, कि एग्ज़ामिनेशन में एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपने कितने क्वेश्चन अपने माइंड से किए हैं, कितने क्वेश्चन जो है वो गेस करके किए हैं, कितना किसी से डिस्कशन करके किया। डिस्कशन तो हुआ नहीं होगा, खैर। तो ये सारी चीज़ जब अपने आप को एनालाइज करते रहेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं, वरना अगर आप अपने आप को अफलातून समझेंगे कि मेरे को सब आता है तो फिर वो थोड़ा सा लैग करेगा ना। खैर, हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है वो एलन स्टार्ट करा था मैंने, ताकि आपका एनसीईआरटी एलन दोनों हो जाए। जब एलन कंप्लीट हो जाएगा विद इन वेरी सून, when once Alan completed, then I'll start again revising previous year question. when previous year question सारे रिवाइज हो जाएंगे तो सारी चीज़ें हम माइंड में कैप्चर करेंगे। ठीक है, ओके। तो बात क्या हो रही थी भाई? रिस्पायरेशन की बात हो रही थी। हमें पता है कि रिस्पायरेशन जो है हमने पढ़ा हुआ था कि प्लांट के बारे में, ह्यूमन के बारे में, है ना। प्लांट की बॉडी तो डेवलप्ड नहीं होती है तो उनके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन की बॉडी जो है वो डेवलप्ड होती है और उनके पास जो है वो। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम की जब भी बात करी जाएगी तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ये जो 2 होल आपको नाक में दिखाई दे रहे हैं वहाँ से रिस्पायरेटरी सिस्टम शुरू होता है और नीचे आकर के ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ बन जाता है वहीं पे रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो नाक के जो होल जो बने हुए हैं वहाँ से लेकर के कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर हैं, ये देखें। ये जो स्पेस बना हुआ जहाँ पर सारे नाक के बाल आपके हैं, जहाँ पर सारी डस्ट जा करके गैदर हो जाती है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, वो हो गया। फिर एक पाइप गई हुई है, ठीक है, फिर एक वॉइस वाली पाइप गई हुई है, फिर एक और पाइप गई हुई जिसमें ऐसी कार्टिलेज टाइप की रिंग है, फिर ये 2 पाइप में डिवाइड हो गई है, फिर ऐसे फर्दर डिवाइड हो गई, फिर एक ऐसे इस तरीके से बन गया आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। और है क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम में? कुछ भी नहीं। बस अगर आपको नाम देना है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको क्या कहा हमने, तो आपने कह दिया नॉस्ट्रिल। ठीक, और जो ये रास्ता जहाँ से ये जा रहा है नॉस्ट्रिल आपका, वो नेज़ल पैसेज हमने कह दिया। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे वाले पोर्शन में जब आप आए यहाँ से नेज़ल पैसेज के बाद, तो ये एक पाइप आ गई फेरिंग्स। फेरिंग्स वाली जो कहानी थी ना, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया हुआ था कि ये जो फेरिंग्स जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ओरो, नेज़ो एंड लैरिंगोफेरिंग्स, है ना। ओरोफेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स वाला हो गया, नेज़ोफेरिंग्स जो होता है नाक वाला होता है, ओरोफेरिंग्स जो होता है वो माउथ वाला होता है। ठीक है, आप नोट्स उठा के देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख ले नेज़ल पैसेज यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है भाई? अच्छा, उसके बाद देखें क्या हुआ, माउथ कैविटी, लैरिंग्स आ गया,
फेरिंग्स आया ना, पाइप, फेरिंग्स लैरिंग्स है क्या, कुछ भी नहीं है जी, बस पाइप है एक, जो हवा वाली पाइप है उसको अलग करती है, जो खाने वाली पाइप है उसको, वही पाइप दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, खाने वाले में और हवा वाले में, और जो पाइप डिवाइड होती है उसी को फेरिंग्स कहा जाता है। ये डिवीज़न इस वजह से हुआ है ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए, आपको खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यहाँ अपने मुँह में चबाया, चिंगम चबाया भाई, कभी कभी खाना खाया जो भी, वो पाइप से नीचे आ रहा, आराम से आ रहा है ना, कन्वीनियंट होने के लिए सारी चीज़। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारा नर्व्स हैं बहुत सारी, तो सबको ऑर्गेनाइज वे में कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में लगी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पाइप आ गया, ट्रैकिया। अच्छा, अब ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ये आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्रैकिया में जो रिंग ऑफ कार्टिलेज इस तरीके की रिंग होती है वो क्यों होती है, ताकि कोलैप्स ना हो सके, हवा आराम से आर पार जा सके और कोलैप्स ना हो सके। अगर कोलैप्स हो गई ना, ये मतलब ये बंद हो गई इस तरीके से, तो आपका हवा आना जाना बंद हो जाएगा। तो जो आप मतलब समझ सकते हैं कि अगर पाइप बंद हो गई तो क्या हो सकता है, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये पाइप जो है वो नीचे लंग्स, इधर लेफ्ट वाले और इधर राइट वाले लंग्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। लंग्स के ऊपर ये जो बना हुआ है हड्डियाँ, जिसको रिब्स कहा जाता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। फिर क्या हुआ कि ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया था, सबसे पहले किसमें डिवाइड हो गई, ब्रोंकाई में। देखिए ये जो पाइप आ रही थी इसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज इस तरीके से लगा हुआ था, ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया, इसको हमने कह दिया ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड हो गई डिफरेंट पाइप्स में, ठीक है। वो फर्दर इस तरीके से जो ब्लू वाला बना है डिफरेंट पाइप्स में डिवाइड हो गई, ताकि इजीली सारा कुछ हो सके। तो ये ब्रांकियोल हो गया। ये लास्ट में गोल सा स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जा करके बचती है, इसी को कहा जाता है अल्वियोलाई। अब आपका ये लंग्स बन गया। तो यही तो था रिस्पायरेटरी सिस्टम, और क्या था, कुछ भी नहीं था। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, नेजल कैविटी हो गया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, एल्वियोलाई, ठीक। एल्वियोलाई जी को देखिए कितनी अच्छी लग रही है, गोल सी। अच्छा, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई को ही रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल भी कहा जाता है, मतलब जहाँ पे एक्चुअल रिस्पायरेशन की प्रोसेस एक्सचेंज होता है सारा कुछ, उसको रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल हमने कह दिया, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये डायफ्राम होता है, चेस्ट कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है आपका। अब नीचे देखें लंग्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। लंग्स जो होते हैं पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैग लाइक ऑर्गन्स होते हैं, विच इज़ इनक्लोज्ड बाय डबल लेयर कॉल्ड प्लूरा। ये जो लंग्स है ये डबल लेयर से इनक्लोज होता है, यानी कि ये जो लंग्स है इसके चारों तरफ एक और लेयर होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक। नीचे क्या कह रहा है कि एल्वियोलाई आर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आर दीज आर द एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज गैसेस। ये जो एल्वियोलाई हैं यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम की। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या कह रहा है आपका कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई। ये जो लंग वाला कहाँ गया, देखिए यहाँ पे लंग्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब नेक्स्ट पे जो आते हैं हम, वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई, कि गैस एल्वियोलाई में गैस का एक्सचेंज होता कैसे है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैं पढ़ रही हूँ ताकि आपको एलन की पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई, कोई दिक्कत नहीं। इनहेल्ड इन द एल्वियोलाई हैज़ हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन दैट इन द ब्लड। इनहेल्ड मतलब आपने यहाँ से ऑक्सीजन को अंदर लिया, ठीक है। जब एल्वियोलाई में गया, इनहेल एयर इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में आपने हवा को लिया, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा है ब्लड के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्लड में बाहर से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है एल्वियोलाई में ज़्यादा हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होता है एल्वियोलाई से इनटू ब्लड में, ठीक। ये जो एल्वियोलाई था ये था, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है क्योंकि आपने बाहर से ऑक्सीजन लिया है। यहाँ पे जो कैपिलरीज लगी हुई थी वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो क्या होता है डिफ्यूजन होने लगता है, हायर से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे ट्रांसपोर्ट के आने जाने के सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर। जब यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के मूव करने लगते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, तो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करने लगे भाई। अब क्या हुआ कि it passes first into the blood plasma and then combines with the hemoglobin in the red blood corpuscles to form oxyhemoglobin, ठीक है। यानी कि क्या किया कि पहले प्लाज्मा में मिक्स हुआ, फिर हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हो गया और उसने क्या बना लिया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लिया। अब देखें क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो था CO2 जो ब्लड कैपिलरीज में था, जो कि हायर कंसंट्रेशन में था इन द एल्वियोलाई,
जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि हमने बाहर से रिस्पायरेशन किया है, ब्रीदिंग किया है, तो हमने एल्वियोलाई को अंदर लाया है। अब हम जब एक्सचेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमने हार्ट से प्यूरिफाई किया हुआ था ब्लड को, जो कि मैंने क्लास में बताया था, आकांक्षा, रिया, अगर आप लोग को समझ आ रहा होगा, अरे और कौन था, खुशी वगैरह थी, तो उन लोग को मैंने क्लास में समझाया था पूरा डिटेल में दोबारा से कि ये जो हार्ट जो है वो यहाँ से जब ऑक्सीजन वाला ब्लड लाता है तो ऑर्गन के पास, जब वो किसी भी ऑर्गन के पास एक्सचेंज जब होता है तो कैपिलरीज बन जाती हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ये पाइप बन जाते हैं। जब यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जब होता है ना, तो ऑक्सीजन का ऑर्गन को दे दी जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन से ले लिया गया एक्सचेंज के थ्रू में, वेन्यूल, वेन और वेना कावा में जब गया हुआ है, तो वहाँ जब वो ब्लड के पास जाएगा तो ऑब्वियस लंग के पास जब जाएगा एक्सचेंज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड में कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक्सचेंज करना है, ठीक है। अब देयरफॉर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड से इनटू एल्वियोलाई में, ठीक है। अब डिफ्यूज़ हो गया ना, क्योंकि पहले ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुआ था, उसके बाद जब वो पूरे उसमें चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि वहाँ ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वेंस के थ्रू आया हुआ था, ठीक है भाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हेंस CO2 इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। CO2 जो होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका राइज होता है कि किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो डिजॉल्व फॉर्म आप कह सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पहुँचते हैं हमने कहा कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा भाई, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जिनकी बॉडी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको जो है वो रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन की क्यों ज़रूरत पड़ गई। देखें क्या कह रही है आपकी एलन, देखें कह रही है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिर्फ जो है वो डिफ्यूजन से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना ये ज़रा मुश्किल काम था, इसी वजह से रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है ब्लड में। ऑक्सीजन लेते हैं एयर से लंग्स में एंड क्या करते हैं, टिश्यू को पहुंचाते हैं। ब्लड में मिक्स हो गया तो इजीली ब्लड हर जगह फ्लो हो रहा है ना, तो फटाफट चला जाएगा। तो इस वजह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है भाई, हीमोग्लोबिन की। काम क्या है उसका, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पहुँचते हैं हम कि ब्रीदिंग क्या होता है ना, ब्रीदिंग भी तो देख लें क्या होता है आखिर। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या था कि सांस लेना, इनहेल करना और सांस को बाहर छोड़ना, एक्सेल करना, यही आपका ब्रीदिंग है। यही मैंने शुरू में भी आपको डेफिनेशन बताई थी, यही आपकी एलन भी कह रही है, यही आपकी NCERT भी कह रही है, तो इसका मतलब यही सही बात है, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या हुआ कि ब्रीदिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एयर इज़ इनहेल्ड, एयर अंदर ली गई, ठीक है, इनटू द लंग्स में, द माउथ और नोज ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड देन एक्सेल ड्यू टू मसल रिलैक्स। मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब एयर अंदर गई, जब मसल रिलैक्स हुआ तो एयर बाहर चली गई, ठीक है। इसी को ब्रीदिंग कहा जाता है। जब एयर अंदर आई थी तो इसको कहा जाता था इनहेल, जब एयर बाहर गई है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सेल, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सेलेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा रिस्पायरेशन। तो हमने फटाफट, ज़रूरत नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं पूरा आपको 1.5 घंटे का लेक्चर बना दूं और आप एक ही में पढ़ के वो पूरा आसमान सर पे उठा लें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसको ज़रूर कंसेप्ट क्लियर करें, उससे ज़रूर ट्राई करें कि क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि ये जो पढ़ाया गया है आज 15 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, उससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहा है। क्योंकि आपने 5 सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है। एक सब्जेक्ट के आपके 3 पार्ट है। आप साइंस का ले लें, आपके 3 पार्ट हैं। इंग्लिश का ले लें, आपके लिटरेचर और ग्रामर दोनों है, ठीक है। और किस चीज़ का ले लें, SST का ले लें आप, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सारा कुछ हो गया ना। तो सबको एक सब्जेक्ट आप मान लें। ऐसा ना सोचें कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप सोचें कि आपका एक सब्जेक्ट है बायो, एक पूरा एक सब्जेक्ट ही है, एक केमिस्ट्री, एक ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है। उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट करें, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, एक हो गया आपका इंग्लिश, एक हो गया आपका ग्रामर, मैं काउंट कर दे रही हूँ यहाँ पे, एक इंग्लिश हो गया आपका, दूसरा इंग्लिश ग्रामर हो गया आपका, तीसरा हिंदी हो गया। हिंदी में मेरे ख्याल में संस्कृत है कि नहीं है,
ध्यान नहीं है मुझे। और नंबर 4 पे आपका हो गया SST। SST में आपके कितने सब्जेक्ट हैं? नंबर 5 पे आ गया आपका ज्योग्राफी, नंबर 6 पे आपका आ गया सिविक्स, नंबर 7 पे आपका आ गया हिस्ट्री, ठीक है। अब 8 पे आप साइंस ले लें तो साइंस में सबसे पहले आ गया फिजिक्स, 9 में ले लें आपका आ गया केमिस्ट्री, फिर 10 पे आप ले लें आपका आ गया बायो, फिर कंप्यूटर भी आ गया, है ना। तो आप ये मान के चलें कि आपके 10 सब्जेक्ट हैं। आप ये ना मान के चलें कि आपको 5 सब्जेक्ट के पेपर देने। जब 10 सब्जेक्ट आप मान के चलेंगे तो एवरी डे जो है वो 45 मिनट्स या 30 मिनट्स एक सब्जेक्ट पे आपका ईजिली हो जाएगा। दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, बहुत सफिशिएंट है वो आधा घंटा एक सब्जेक्ट पे देना। अगर आप साइंस को ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिवाइड करके एक सब्जेक्ट की बजाय 3 सब्जेक्ट आप मान रहे हैं ना, ऐसे ही मान के चलें तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। 2021 में सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ करें। हर दिन का टाइम टेबल बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे दिन भी उसी तरीके से फॉलो करें। हो सकता है आपको फीवर हो जाए, हो सकता है आपको कहीं बर्थडे में भी जाना हो। कुछ लोग बर्थडे पार्टीज़ बहुत सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, और हो सकता है कुछ लोग को शादी में जाना हो, है ना। तो आप डेली का टाइम टेबल बनाएं। कभी कभी हो सकता है कि हम लेट नाइट स्टडी करें, दिन में सुबह जल्दी हम नहीं उठ पाए तो हमारा सुबह का टाइम टेबल मिस हो गया ना। तो आप डेली का टाइम टेबल बनाएं, डेली उसको फॉलो करें, डेली न्यू टाइम टेबल बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम टेबल को 6 महीना फॉलो करने लगे, वो नहीं हो पाता है। सरकमस्टेंसेस जो होती हैं किसी दिन की अलग होती, किसी दिन की अलग होती। कभी दिल करता है कि आज मेरा पढ़ने का दिल नहीं है तो ना पढ़ें। कोई ज़रूरत नहीं है कि बोझ बन के पढ़ने के लिए, एंजॉय करके पढ़ें। और ये ना सोचें कि मैं पढ़ूंगी तो मेरे मार्क्स आएंगे। बस आप ये सोचें कि ये इतना पढ़ने से मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा और हो सकता है कि इससे अच्छे मेरे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें, कोई भी टेंशन ना लें। कुछ लोग यहाँ पे गर्ल्स में बहुत टेंशन लेती हैं सारी, ठीक है। तो टेंशन ना लें, बिंदास रहें, लेकिन माइंड को अलर्ट हमेशा रखें कि टाइम जा रहा है, मैंने हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क से कभी ना भागें।